बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में ज्यादातर लोग लकड़हारे हुआ करते थे, लेकिन वक्त आगे बढ़ा और देखते ही देखते गांव में लकड़हारों की तादाद कम होती गई। और अब एक समय ऐसा आ गया था कि चंदनपुर नाम के इस गांव में सिर्फ एक ही लकड़हारा था, जिसका नाम था बिरजू, जिसका एक बेटा था विराज। विराज एक मंदबुद्धि किस्म का लड़का था, लेकिन साहस संघर्ष विराज के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। और बिरजू की एक छोटी बेटी थी, जिसका नाम था गंगा। बिरजू के पास एक घोड़ा था, जिसे बचपन से ही उसने अपने बच्चों की तरह पाला हुआ था, और उस घोड़े का नाम था तेजस। तेजस बिरजू का एक वफादार घोड़ा था। दोनों के बीच प्यार बहुत गहरा था। अब एक दिन शाम का वक्त था। बिरजू जंगल से अपने घोड़े पर लकड़ियां लादकर घर की ओर आ रहा था। अरे ओ तेजस, मेरे प्यारे बेटे, जल्दी जल्दी चलना। देख तो शाम होने को आई है। रात होने से पहले घर पहुंचना है। तुझे भूख भी लगी होगी। हा, मेरा बेटा थक गया होगा। घर जाकर मुझे खाना भी तो खिलाना है। चलो बेटा, तेज कदमों से भागो, चलो। कि तभी तेजस आवाज करते हुए तेज तेज कदमों से घर की ओर जाने लगा। घर जाकर बिरजू ने सारी लकड़ियां उसकी पीठ से उतारी कि तभी उसके दरवाजे पर गांव का जमींदार पहुंच गया और गुस्से में आग बबूला होकर कहने लगा, अरे ओ बिरजू, तू मेरे पैसे कब देगा? अरे उधारी तो तुमने अपने सर पे चढ़ा ली, लेकिन देने को तेरी हाड़ हंस रही है। अरे जरा शर्म तो कर ले। मैं आपके पैसे लौटा दूंगा जमींदार साहब, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, बस थोड़ा सा समय। समय? अरे कितना समय दूं तुझे? तेरी बीवी को मरे 1 साल हो गया। वो 5 लाख जो तूने इलाज के लिए लिए थे, उनसे ना तो तेरी बीवी बच सकी और ना ही मेरे पैसे। समय चाहिए। साहब आप बात को समझिए। मेरे पास तो मेरी जमीन भी नहीं है जो मैं बेचकर आपको पैसे दे सकूं। ठीक है, तो कान खोल के मेरी बात सुन। जब तक तू मेरे पैसे नहीं लौटाएगा, तेरा बेटा मेरे घर में नौकर बनकर मेरी गुलामी करेगा जिंदगी भर। पैसे देना और अपने बेटे को ले जाना। कहाँ है वो मनहूस? बुला ला उसको। इतना कहकर गुस्से में जमींदार घर के अंदर घुसा, जहां विराज अपनी बहन गंगा के साथ बैठा हुआ था। जमींदार ने विराज के हाथों को पकड़ा और उसे जबरदस्ती घसीट के अपने साथ ले जाने लगा। बिरजू ने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी, उसके पैरों तक में गिर गया, लेकिन जमींदार ने उसकी एक नहीं सुनी और विराज को अपने घर का नौकर बनाने के लिए ले गया। उस पल बिरजू खुद को बहुत लाचार समझ रहा था और वहीं जमीन में बैठा घुटने टेक कर फूट फूट कर रो रहा था कि तभी उसकी छोटी बेटी गंगा उसके पास आई। पापा, आप रोइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम मिलकर पैसे जमा करेंगे और भैया को जल्द वापस ले आएंगे। आप रोना बंद करिए पापा। हाँ गंगा, मैं तुम्हारे भाई को जरूर वापस ले आऊंगा। मैं उसे बहुत जल्द वापस लेकर आऊंगा। रात बहुत हो गई थी। बिरजू बहुत परेशान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो 5 लाख रुपए का इंतजाम करे तो करे कहां से। ये टेंशन उसे सोने नहीं दे रहा था। रात के करीबन 1 बज गए थे, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। पर उसके बगल में गंगा एक चैन की नींद सोई हुई थी। उसी पल बिरजू की आंखें नम हो गईं और वो अपने आप से कहने लगा, मैं ऐसे ही अपने बेटे को जमींदार का गुलाम नहीं बनने दे सकता। मुझे अब वो करना होगा जो मैं कभी नहीं करना चाहता था। मुझे लाल चंदन की चोरी करनी होगी। मुझे उस लकड़ी की तस्करी करके ही इतने पैसे मिल सकते हैं। मुझे जाना होगा। जंगल में एक ऐसी जगह है जहां लाल चंदन पाया जाता है। इतना कहकर बिरजू बिस्तर से उठा और अपनी कुल्हाड़ी निकालकर घर की चौखट से बाहर कदम रखा कि तभी पीछे से गंगा की आंखें खुली और उसने अपने पापा को आवाज लगाकर कहा, पापा, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? बिरजू पीछे घूमा और अपनी बेटी को टकटकी लगाए देखकर कहने लगा, बेटी, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा तुम्हारे भाई को लेकर, है ना? चलो मेरा इंतजार करना, मैं आता हूँ। रात के 1 बज रहे थे। बिरजू ने जरा भी संकोच नहीं किया जाने के लिए इस अंधेरी रात में। कंधे में कुल्हाड़ी लटकाए
तेज कदमों से वो तेजस के पास गया। तेजस, चल मेरे भाई। बिरजू तुरंत तेजस की पीठ में बैठा और वो दोनों गांव के उस जंगल में जाने लगे जहां लाल चंदन का बगीचा था। कुछ देर बाद अंधेरे को चीरते हुए हाथ में एक मशाल पकड़कर बिरजू उस लाल चंदन के बगीचे में पहुंच गया था। इससे पहले कोई देख ले, इस लाल चंदन को काट कर ले जाता हूँ। इतना कहकर बिरजू ने उस जलती हुई मशाल को नीचे रखा और कुल्हाड़ी से जैसे ही उसने एक पेड़ के ऊपर मारा तो उसे एक आवाज सुनाई दी। एक ऐसी आवाज मानो जैसे उस पेड़ के अंदर किसी की जान बसी हो। लेकिन बिरजू वो नहीं रुका, वो लगातार उस पेड़ को काटने के लिए मारता रहा। तभी अचानक उस लाल पेड़ के भीतर से एक प्रकाश बाहर की ओर निकला। चारों ओर लाल रंग की रोशनी फैलने लगी। उस रोशनी को देख बिरजू घबरा गया। उसने कुल्हाड़ी जमीन पर छोड़ी और उस जगह से जैसे ही भागने लगा तो पेड़ से निकल रही उस रोशनी ने बिरजू को अपनी ओर खींच लिया और बस कुछ ही देर में बिरजू उस पेड़ के अंदर समा गया। ये सब देखकर तेजस हैरान था। उसने भी अपने मालिक को उस रोशनी के भीतर जाते देखा तो उसने भी छलांग लगा दी और दोनों उस पेड़ के अंदर विलीन हो गए थे। अगली सुबह विराज जमींदार के घर में गुलाम की तरह काम कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी बहन गंगा अपने पापा का इंतजार कर रही थी। सुबह से शाम होने को आई थी, लेकिन बिरजू अब तक नहीं लौटा। गंगा घर की चौखट पर बैठे बाहर की ओर टकटकी लगाए बस देख रही थी कि कब उसके पापा आएंगे। मेरे पापा अब तक आए क्यों नहीं? रात होने को आई है, लौटे नहीं, गए कहाँ होंगे? देखते ही देखते काफी रात हो गई और गंगा को घर की चौखट पर बैठे बैठे ही नींद आ गई। अगली सुबह जब गंगा की आंखें खुली तो उसे अपने पापा कहीं नहीं दिखे। वो फिर परेशान होने लगी और शाम होने तक गंगा की तबीयत बहुत खराब हो गई। लेकिन दूसरी तरफ विराज को इस बात की खबर तक न थी। वो तो गुलामों की तरह काम करने में लगा हुआ था और शाम के वक्त विराज जमींदार के कहने पर दुकान में कुछ सामान खरीदने के लिए आया हुआ था कि तभी उसी वक्त उसके पास भागकर एक लड़का आया। विराज, 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 तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे पता भी है तेरे घर में क्या हुआ है? तेरी छोटी बहन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। भाई, वो आखिरी सांस गिरने लगी है। विराज, जल्दी चल। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं घर जाकर देखता हूँ। तुरंत विराज भाग भाग कर अपने घर गया। उसने देखा कि गंगा बिस्तर पर लेटी बहुत बीमार है। गंगा, क्या हुआ? गंगा, उठो मेरी बहन, क्या हो गया तुम्हें? अपने भाई की आवाज सुनकर गंगा बिस्तर से थोड़ी उठी और एक हल्की आवाज में कहने लगी, भैया, भैया, पापा जंगल गए थे रात में और तब से वापस नहीं आए। क्या? ये कैसे हो सकता है? इतना कहते ही गंगा की सांसें तेजी से चलने लगीं। उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी, जिसे देख विराज घबरा रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अब आगे क्या करना चाहिए। वो रोते हुए अपनी बहन के हाथों को मलने लगा कि तभी उसकी चौखट पर एक साधु महाराज भिक्षा मांगने के लिए आए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। विराज तुरंत उठा और भागकर अपने घर की चौखट पर गया। मुझे माफ करिए महाराज जी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। साधु को चौखट से खाली हाथ भेजेगा बच्चा, अनर्थ होगा, अनर्थ। इतना सुनते ही विराज के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो घुटने टेक कर रोने लगता है। क्या हुआ बच्चा, रो क्यों रहे हो? महाराज, मेरी बहन अंदर आखिरी सांस गिन रही है। 4 दिन से मेरे पापा घर नहीं लौटे हैं। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना सुनते ही साधु महाराज गंगा के पास गए। उनके पीछे विराज भी। इस बच्ची की तबीयत तो बहुत खराब है। इसका बुखार दिमाग की नसों में घुस चुका है और कम समय में इसका एक ही इलाज है और वो है वो लाल जड़।
मुझे बताइए कहाँ मिलेगी ये लाल जड़? कि तभी गंगा बिस्तर पर लेटी लेटी एक हल्की सी आवाज में कहने लगी, पापा पापा पापा। तुम्हारे पापा उस रहस्यमयी लाल चंदन के बगीचे में गए थे। मैं अपनी इंद्रियों से देख पा रहा हूं, वो एक ऐसी दुनिया में भटक रहे हैं जहां से बाहर निकल पाने का रास्ता उन्हें नजर ही नहीं आ रहा, और उस दुनिया से बिना ट्रैंकुल पत्थर के बाहर नहीं आया जा सकता। और तुम्हारे पापा के पास बहुत कम समय है, उनकी जान को उस जगह पर खतरा है। ये कौन सी जगह है और ये पत्थर और कौन सा दरवाजा? सेरेनिटी ग्रोव, एक ऐसा जंगल जहां तुम्हें वो लाल पौधे की जड़ और वो लाल जादुई पत्थर मिलेगा। इस जंगल तक पहुंचूंगा कैसे? मैं तुम्हें भेजूंगा। सावधानी पूर्वक जाना विराज, ये सफर बहुत खतरनाक होगा। इतना याद रखना, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। कि तभी साधु ने अपनी शक्तियों से एक रहस्यमय दरवाजे को प्रकट किया। जैसे ही वो दरवाजा खुला, विराज उस दरवाजे के अंदर घुस गया और उसके सामने थी एक अनोखी दुनिया। और इस दुनिया के एक जंगल में वो अनंत शक्तियों से भरा ट्रैंकलिन स्टोन था। ये पत्थर दुनिया के सबसे शक्तिशाली पत्थरों का प्रतीक था, जो कुछ भी कर सकता था। ये क्या है? हे भगवान, यहां सब कुछ उल्टा क्यों है? पेड़ों की टहनियां जमीन के अंदर हैं और जड़ आकाश की ओर निकली हुई है। हैं? इतना कहकर विराज ने आकाश की ओर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां पंखों वाले बड़े बड़े हाथी उड़ रहे थे। उन हाथियों के पास पंख थे और वो आकाश में बादलों के ऊपर से इधर उधर उड़ने में लगे हुए थे। विराज के लिए वो सब कुछ बहुत अजीब था। विराज ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और एक बड़े से महल के अंदर घुस गया, जहां उसके सामने एक ऐसा रहस्यमयी दरवाजा था जिसे खोल पाना नामुमकिन था। दरवाजे पर ना तो कोई ताला था और ना ही कोई कुंडी। विराज ने दिन में उस दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश की, लेकिन पूरी रात वो दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अचानक उस दरवाजे से चारों ओर चमकीले रंग का उजाला फैलने लगा। उस उजाले को देखकर विराज पीछे की ओर भागा कि तभी एक आवाज आई, भागो मत विराज, तुम्हारे आगे का सफर इसी दरवाजे को पार करके होगा। तो मुझे अंदर जाने दो। उससे पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी, मेरी एक पहेली का जवाब। लेकिन शर्त यह है, अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हारी मृत्यु यहीं पर हो जाएगी। और एक रास्ता तुम्हारे पास और है, तुम यहीं से उल्टे पैर लौट सकते हो। अब खुद सोच लो। मैं लौट कर जाने के लिए नहीं आया हूं, पूछो। साल के कितने महीने होते हैं जिनमें 28 दिन होते हैं? ये कैसी पहेली है? 30 सेकंड है तुम्हारे पास, अपना समय खराब मत करो और जवाब बताओ विराज, समय कम है। एक ही महीने में तो 28 दिन होते हैं। क्या ये तुम्हारा आखिरी जवाब है? हाँ। चलो, तुम्हें एक और मौका दिया, दोबारा सोच कर बताओ। 10 सेकंड है तुम्हारे पास। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। हाँ, मैं अपना जवाब बदलता हूँ। साल के 12 महीने में 28 दिन होते हैं। 12 महीने, क्योंकि आपने कौन से महीने नहीं पूछा है, आपने पूछा है कितने महीने, और 12 के 12 महीने में 28 दिन आते हैं। 12 महीने। क्या तुम इस जवाब पर टिके हुए हो? हाँ, ये मेरा आखिरी जवाब है। तुम्हारा जवाब ठीक है विराज, तुम्हारे लिए इस रहस्यमयी दरवाजे के कपाट खुलते हैं। अब तुम अपने आगे का सफर तय कर सकते हो, जाओ। कि तभी वो जादुई दरवाजा खुलता है और सामने होता है एक गुलाबी रंग का सुनहरा सा जंगल। जैसे ही विराज दरवाजे के अंदर अपना कदम रखता है, उसके पीछे वो दरवाजा पूरा गायब हो जाता है और चारों तरफ उसे सिर्फ गुलाब का रंग,
वो सुंदर सा जंगल दिखाई देता है। वाह कमाल, इससे सुंदर जगह तो मैंने आज तक नहीं देखी। इतना कहकर विराज आगे की ओर बढ़ा और उसे अपने सामने एक गुलाबी रंग की नदी बहती हुई नजर आई। ओफो, अब यहां से आगे का रास्ता कैसे होगा? ये गुलाबी नदी, उस पत्थर तक पहुंचने के लिए मुझे अब क्या करना होगा? इस नदी को पार करके जाना है, क्या करूं? जैसे ही विराज उस नदी के किनारे गया और उसने अपना एक पैर नदी के ऊपर डाला तो उसे एहसास हुआ कि वो नदी नहीं बल्कि एक गुलाबी सतह है जो बहुत ही मजबूत है। वो बहता हुआ गुलाबी पानी सिर्फ आंखों का एक छलावा था और वो कोई गुलाबी नदी नहीं बल्कि एक गुलाबी जमीन थी जो एक ठोस सतह है। ओ, मतलब ये धोखा था। बाप रे, इस जगह पर किसी भी चीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये देखने में तो नदी थी लेकिन असल में ये कोई नदी है ही नहीं। वाह, विराज ने जैसे ही उस नदी को पार किया तो उसके सामने एक बहुत बड़ा सांप था जो इंसानी भाषा बोल सकता था। मुझे आगे की ओर जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? सालों से भूखा हूं। किसी इंसानी शरीर को नहीं देखा। अब तो मेरी भूख तू शांत करेगा। इतना कहते ही उस सांप ने विराज के ऊपर झपट्टा मार दिया, लेकिन विराज वहां से जंगल के अंदर की ओर भागने लगा। लेकिन तभी उस शक्तिशाली अजगर ने विराज को पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे जाने दो, छोड़ो। पूरा निकल जाऊंगा। इतना कहकर उस अजगर ने एक ही झटके में विराज को पूरा निगल लिया था। अब विराज उस अजगर के पेट के अंदर घुस चुका था, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई थी। विराज को निगलने के बाद वो अजगर पेड़ से लिपटने की कोशिश कर रहा था कि तभी अंदर से विराज ने अपनी कमर से एक चाकू निकाला और अजगर के पेट में अंदर की ओर से ही दनादन वार करने लगा। वार करते करते उस अजगर का पेट फट गया, जिसके बाद विराज उस अजगर के पेट से बाहर निकल आया। लेकिन अंदर के जहर से उसको बाहर आकर चक्कर आने लगे, उसका पूरा सर घूमने लगा। लेकिन वो जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा कि तभी उसका पैर एक छोटी बेल से लगा और वो इस जंगल की एक खाई में गिरने लगा। और जैसे ही वो खाई में नीचे पहुंचा, उसे कुछ भी नहीं हुआ और वो पूरी तरह से ठीक था और जंगल में एक दूसरी ओर पहुंच गया, जहां चारों ओर इंद्रधनुष फैले हुए थे। इंद्रधनुष ही इंद्रधनुष। कि तभी विराज 2 कदम आगे बढ़ा और उसकी नजर उस जंगल के बीच में चमकते हुए उस लाल पौधे के ऊपर पड़ी, जिसके जड़ की बात उस साधु ने करी थी। हाँ, ये वही पौधा है, क्योंकि पूरे जंगल में ये सबसे अलग है। मुझे इसकी जड़ उखाड़नी होगी। बिना कुछ सोचे समझे विराज ने उस छोटे से पौधे को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत के साथ उसे ऊपर की ओर उखाड़ने लगा। जैसे ही वो पौधा जमीन से ऊपर की ओर उखड़ा और उसकी जड़ें बाहर निकली, तो उन जड़ों के साथ वो जादुई अनंत शक्तियों से भरा पत्थर भी बाहर निकल आया। विराज को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ही आसानी के साथ उसे वो ट्रैंकुला स्टोन मिल चुका था। ऐसे कैसे? ये वही पत्थर है और ये मुझे इतनी आसानी से मिल गया। पत्थर उखाड़ते ही विराज को पीछे से उसके पापा की आवाज आने लगी। बचाओ, मुझे बचाओ बेटा, मेरी जान बचा लो, बचाओ। तभी अचानक चारों ओर एक नीले रंग की रोशनी फैलती है और देखते ही देखते वो जगह पूरी तरह से बदल गई। उस जगह में चारों ओर विराज को अपने पापा के ढेर सारे हमशक्ल नजर आने लगे, जहां उन सभी हमशक्लों के हाथों में जंजीरें बंधी हुई थीं। विराज हैरान हो गया कि आखिरकार उसके पापा हैं कौन। सारे हमशक्ल रो रोकर विराज से अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगे। लेकिन तभी विराज ने अपना मन बदला और एक पेड़ के पास बंधे हमशक्ल के पास गया और जैसे ही उसने उसे खोला, वो वहां से गायब हो गया। ये हो क्या रहा है मेरे साथ?
जादुई पत्थर, मुझे बताओ कि मेरे असली पापा कौन हैं और ये गुत्थी क्या है। कि तभी उस ट्रैंक्विल स्टोन से नीले रंग की रोशनी निकलती है और देखते ही देखते उस जगह पर आईनों की एक अलग ही दुनिया बन जाती है और उन सभी आईनों के अंदर विराज को अपने पापा नजर आने लगते हैं। वो समझ जाता है कि अब तक वो आईने नहीं दिख रहे थे, यानी कि वो आईनों की दुनिया अब तक विलुप्त थी। हाँ, मतलब इनमें से एक आईने में मेरे पापा हैं, लेकिन कौन सा? उसी पल एक आईने से आवाज आती है, आहा, तुम आईनों के भूल भुलैया में फंस चुके हो। यहीं से बाहर जाने का रास्ता है और इन्हीं के अंदर तुम्हारे पापा और वो तेजस है। और अब तुम भी जिंदगी भर आईनों के इस भूल भुलैया में फंस कर रह जाओगे। देखते हैं, मैं पूरे इंतजाम के साथ यहाँ आया हूँ। इतना कहते ही विराज ने अपने जादुई पत्थर का इस्तेमाल किया और उस नीले रंग की रोशनी ने आईने के उस भूल भुलैया को पूरी तरह से तोड़ दिया। लेकिन बदकिस्मती से वहां किसी भी आईने में उसके पापा नहीं थे। एकदम से आईना का वो भूल भुलैया गायब हो गया था। हाँ, मेरे पापा कहाँ हैं? इतना सोचकर विराज उस जगह से बाहर निकला और उसने देखा कि उसके पापा अपने घोड़े के बगल में बैठकर रो रहे थे। उस जगह जाकर तेजस की मौत हो गई थी। पापा, पापा, मैं आपको बचाने के लिए आ गया हूं। मेरे बेटे, तुम यहाँ क्यों आ गए? ये दुनिया बहुत बेकार है, यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। मैं जिंदगी भर के लिए यहाँ पे कैद हो चुका हूँ और अब तुम भी। नहीं पापा, मैं जादुई पत्थर के साथ आया हूँ और यही एक ऐसा पत्थर है जो हमको यहाँ से बाहर ले जा सकता है। चलिए पापा, बिना देरी के, हमारे पास समय नहीं है। सूरज ढलने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। चलिए। सूरज की किरणें ढलने लगी थीं और जमीन में तेजस अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। बेटा, मैं बिना तेजस के यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरी सारी जिंदगी मेरा साथ दिया और मैं इसे इस तरह से ऐसे मरता हुआ छोड़कर नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जा सकता बेटा। पापा, सूरज ढलने वाला है और हमें यहाँ से जाना होगा। तेजस अब नहीं बच सकता है, हमें इसे यहीं छोड़ना होगा, समझिए। इस पर एक आकाशवाणी हुई और एक आवाज आई, तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। इस जगह से निकलने के लिए जो करना है जल्दी करो। समय बहुत कम था कि तभी विराज ने अपने पापा का हाथ पकड़ा और बोला, चलो पापा चलो, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो। पर मेरा तेजस। कुछ ही पल बचे थे और सूरज की किरणें ढलने वाली थीं और बिरजू बिना तेजस के वहां से जाने को तैयार ही नहीं था कि तभी उस पत्थर से आवाज आई, तुम्हारे पास एक रास्ता है। मेरी जान तुम इस घोड़े में डाल सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम मेरी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाओगे। समय बहुत कम बचा था, लेकिन विराज को ये बहुत बड़ा निर्णय लेना था। उसके पापा की आंखें अपने घोड़े के ऊपर टिकी हुई थीं कि तभी उसी पल विराज ने अपनी आंखों को बंद किया और एक निर्णय लेते हुए कहा, हाँ मुझे मंजूर है। कि तभी वो जादुई पत्थर विराज के हाथों से उड़कर सीधा तेजस के माथे से जा चिपकता है और देखते ही देखते तेजस पूरी तरह से ठीक हो गया। बेटा, मेरी वजह से हम यहाँ फंस गए, अब हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते। एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी खत्म। पापा, जैसे हर कहानी के पीछे एक और कहानी होती है, वैसे ही जैसे इस दुनिया में आने का एक दरवाजा है, वैसे ही जाने का भी दरवाजा होगा। बस अभी उस दरवाजे को ढूंढना होगा, जल्दी करो पापा। दोनों बाप बेटे उस जादुई दुनिया में इधर उधर भागने लगते हैं और वहां से निकलने का दरवाजा खोजने लगते हैं, लेकिन कहीं से कहीं तक उन्हें वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मगर देखते ही देखते उस दुनिया में अचानक से आग लगने लगी, एक ऐसी भीषण आग जो कुछ ही देर के बाद उन दोनों को जलाकर राख करने वाली थी। बेटा, अब ये आग, हमारा बचना नामुमकिन है। मुझे कुछ तो करना होगा। पापा, वो आग देखिए, उसके उस पार हमारी अपनी दुनिया साफ साफ नजर आ रही है।
यानी कि हमें इस आग के ऊपर से छलांग लगाकर जाना होगा। विराज के बोलते ही उस दहकती हुई आग से एक आवाज आई, हाँ, तुम्हें इस आग को पार करना होगा, तभी तुम इस मायावी दुनिया से बाहर निकल सकोगे। उन दोनों के सामने चुनौती खड़ी थी उस आग के ऊपर से छलांग लगाकर जाने की, लेकिन ये उन दोनों के लिए नामुमकिन था, क्योंकि वो आग बहुत लंबी थी और बिरजू और उसके बेटे के लिए उसे पार कर पाना नामुमकिन था। हम इस आग को कूद कर पार नहीं कर सकते पापा, ये नामुमकिन है। मगर बेटे, इस नामुमकिन काम को मेरा तेजस कर सकता है ना तेजस? तू लगाएगा ना छलांग इस आग के ऊपर से? चल, ये तेरी जिंदगी की सबसे लंबी छलांग होगी, चल बेटे। बिरजू की बात सुनते ही तेजस ने अपने दोनों पैर हवा में उठाए और हाँ में इशारा किया, जिसके बाद दोनों बाप बेटे तेजस की पीठ में बैठे और बिरजू उस आग से 4 कदम पीछे हटा और तेज तेज दौड़कर छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो आग के करीब पहुंचा, उसने अपने दोनों पैर को हवा में उठाया और उस दहकती हुई आग के ऊपर से एक लंबी छलांग लगाकर उन दोनों को अपनी असली दुनिया में पहुंचा दिया। हाँ, हम अपनी असली दुनिया में आ चुके हैं पापा, हम आ चुके हैं, हम वापस आ गए। तेजस ने हमारी जान बचा ली पापा, ये सच है। हाँ बेटे, हमारे तेजस ने हमें बचा लिया। पापा, अब हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहिए, चलिए। जिसके बाद वो दोनों सीधे अपने घर पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद विराज साधु को वो लाल जड़ देता है। उस जड़ को पीसने के बाद साधु उसका रस गंगा के गले में डालता है और तुरंत गंगा भी ठीक हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है।